हेलो एवरीवन। अपने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ तक अपने बात कर ली थी। एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस देख लिया था, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सारी बातें हो गई थी। ठीक है, आज अपन सेकंड लॉ में एंटर करने वाले हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इन सब की बात अपन आज करेंगे। चलो, सबसे पहले मैं बात करते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसका मतलब क्या? स्वतः एवं अस्वतः प्रक्रम। स्वतः एवं अस्वतः प्रक्रम। स्वतः प्रक्रम वे होते हैं जो अपने आप हो जाए, या फिर उन्हें एक बार प्रारंभ कर दो उसके बाद अपने आप हो जाएगा। स्वतः प्रक्रम वे होते हैं जो या तो अपने आप हो जाए या एक बार प्रारंभ कर दो उसके बाद पूर्ण हो जाए, उसे बोलते हैं स्वतः प्रक्रम। अस्वतः प्रक्रम ऐसा होता है जो कभी मतलब जिनको स्टार्ट भी कर दिया जाए ना तो वो कभी पूर्ण नहीं होते। अस्वतः प्रक्रम जिन्हें स्टार्ट भी कर दिया जाए तो वो पूर्ण नहीं होते। स्वतः प्रक्रम वे प्रक्रम जो अपने आप हो जाते या एक बार प्रारंभ करने के पश्चात पूर्ण हो जाते, उन्हें बोलते हैं स्वतः प्रक्रम। अस्वतः प्रक्रम जो कभी अपने आप नहीं होते या फिर एक बार प्रारंभ कर दिया जाए तो उसके बाद पूर्ण नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देके बात करते हैं अपन, जिससे अपन को आइडिया चले। मैं अगर बात करूं स्वतः प्रक्रम की, तो हीट का फ्लो, उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अपना आप होता है। यह स्वतः प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। किसी भी द्रव का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यह अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। विद्युत धारा का प्रवाह, धारा या आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अपने आप होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पानी का वाष्पीकरण अपने आप होता है। कुछ मत करो, आप तो रख दो पानी को, वाष्पीकरण अपना आप होगा। टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, शक्कर का घुलना, डिजोल्यूशन ऑफ शुगर, अपने आप होता है। ये प्रोसेस है। ठीक है, कोयले का जलना अपने आप तो नहीं जलता, लेकिन एक बार जला दो उसके बाद तो अपना आप ही जल जाएगा पूरा। ये सारे स्वतः प्रक्रम है। ठीक है, ये सारे स्वतः प्रक्रम है। बात समझ में आई? अस्वतः प्रक्रम ऐसे होते हैं जो अपने आप कभी पूर्ण नहीं होते और एक बार स्टार्ट भी कर देते हो तो भी पूर्ण नहीं होते हैं। जैसे सारे इसके रिवर्स एग्जांपल देंगे। पानी का नीचे से ऊपर जाना नहीं जाएगा, पानी का नीचे से ऊपर जाना नहीं जाएगा अपने आप। ठीक है, आपने मोटर लगा दी तो मोटर लगाई तब तक तो जाएगा, जैसे ही मोटर बंद कर दी फिर जाना बंद हो जाएगा। तो अस्वतः प्रक्रम। अस्वतः प्रक्रम को अगर पूर्ण करवाना है तो बाह्य कार्य की हेल्प लेनी पड़ेगी। अस्वतः प्रक्रम को पूर्ण करवाने के लिए अस्वतः प्रक्रम को पूर्ण करवाने के लिए बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है। अस्वतः प्रक्रम को पूर्ण करवाने के लिए बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है। अगर अस्वतः प्रक्रम को पूर्ण करवाना है तो आपको बाह्य कार्य विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन की हेल्प से ही वो पूरा होगा, अदरवाइज पूरा भी नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये जितने भी स्वतः प्रक्रम होते हैं वो प्रकृति में अनुत्क्रमणीय होते हैं। सभी स्वतः प्रक्रम
प्रकृति में, नेचर में कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये कुछ बात थी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, समझ में आ गया स्वतः प्रक्रम क्या होता है, अस्वतः प्रक्रम क्या होता है। फिर जैसे ही स्वतः प्रक्रम हुआ तो ये दिमाग में आया कि स्वतः प्रक्रम हो कैसे जाता है, कौन उसको ड्राइव करता है, कौन उसको पुश करता है, कौन सा ड्राइविंग फोर्स लगता है, कौन सा प्रेरक बल लगेगा। तो अब अपन बात करते हैं ड्राइविंग फोर्स या प्रेरक बल, ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः प्रक्रम का प्रेरक बल। स्वतः प्रक्रम का प्रेरक बल, ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्वतः प्रक्रम का प्रेरक बल क्या होगा, उसके लिए अपन बात करते हैं। ठीक है, सुनो बात को। स्वतः प्रक्रम का प्रेरक बल क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स क्या होगा। पहला ड्राइविंग फोर्स जो है न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रवृत्ति, न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करने की प्रवृत्ति, ये पहला है। टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करने की प्रवृत्ति। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी सिस्टम जो है वो अपनी ऊर्जा को न्यूनतम करना चाहता है। क्यों न्यूनतम करना चाहता है? क्योंकि ऊर्जा जब न्यूनतम होती है किसी सिस्टम की तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सिस्टम ये चाहता है उसकी ऊर्जा क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। तो न्यूनतम ऊर्जा जो होगी मींस एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी के। अगर एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सिस्टम तो यही चाहता है कि स्टेबिलिटी बढ़े, सिस्टम तो यही चाहता है स्टेबिलिटी बढ़े। तो न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रवृत्ति, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? और सुनना बात को, और सुनना बात को, सुने बात को। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर एनर्जी कम होती है इसका मतलब हीट बाहर जा रही है, उष्मा बाहर जा रही है, उष्मा बाहर जा रही है तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा, क्यू का साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो डेल्टा एच का नेगेटिव साइन, डेल्टा एच का नेगेटिव साइन किसी स्वतः प्रक्रम का, किसी स्वतः प्रक्रम का एक प्रेरक बल है, इज ए वन ड्राइविंग फोर्स, एक प्रेरक बल है, परंतु एकमात्र नहीं। दो सुनो बात को, डेल्टा एच का नेगेटिव साइन जब भी आएगा ना तो प्रक्रम स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, एक प्रेरक बल है होना चाहिए, लेकिन हमेशा हो कोई गारंटी नहीं है, परंतु एकमात्र तो नहीं है। ये अकेला कभी डिसाइड नहीं कर पाएगा। आप देखते ही ऐसे नहीं बोल दोगे कि डेल्टा एच पॉजिटिव आया इसका मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं, क्योंकि ये कोई अकेला फैक्टर थोड़ी ना है, ये अकेला फैक्टर थोड़ी ना जो डिसाइड करेगा स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अपन ने लिखा एक प्रेरक बल है परंतु एकमात्र नहीं, अकेला नहीं है। ठीक है, अच्छा जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, अगर ये रिएक्शन लिखता हूं मैं, जैसे CH4 का कंबंशन करवाया, ये रिएक्शन अपना आप हो जाती है, CO2 प्लस H2O बनता है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव आता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो अपन को लगा अच्छा कि डेल्टा एच नेगेटिव है इसका मतलब स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन एक बात सुनना, ये H2O लिक्विड है, जब ये H2O गैस में कन्वर्ट होता है इसका मतलब वाष्पन हो गया। ये देखो वाष्पन स्वतः प्रक्रम है, लेकिन ये हीट अवशोषित करता है, उष्मा एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब करेगा, उष्मा अवशोषित करेगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, तो भी स्पॉन्टेनियस है। बोलो तो क्या ये एकमात्र फैक्टर हुआ क्या? ये अकेला बता देगा क्या कभी भी डेल्टा एच के नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आते ही नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? नहीं बता पाएगा। सेकंड देखें, सेकंड देखें, सेकंड अधिकतम यादृच्छिकता को प्राप्त करने की प्रवृत्ति,
अधिकतम यादृच्छिकता रैंडमनेस को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, अधिकतम यादृच्छिकता को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। आपको मैक्सिमम रैंडमनेस अटेन करनी है, ठीक है, मैक्सिमम रैंडमनेस अटेन करनी है, तो अधिकतम यादृच्छिकता को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। ये देखो समझना, मैंने क्या किया, एक इंसुलेटेड कंटेनर लिया। इंसुलेटेड का मतलब ये हो गया उष्मारोधी, तो अब हीट का एक्सचेंज तो नहीं होगा, तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो डेल्टा एच नेगेटिव भी नहीं आएगा, पॉजिटिव भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब डेल्टा एच का रोल तो खत्म हो गया। बोलो, डेल्टा एच का रोल तो खत्म कर दिया ना मैंने। तो मैंने उष्मारोधी पात्र लिया इस टाइप से, और बीच में एक ये पार्टीशन लगा दिया, इधर हीलियम गैस है, इधर नियॉन गैस है। ये इंसुलेटेड कंटेनर है, इंसुलेटेड कंटेनर है, इसका मतलब इसका डेल्टा एच जो होगा वो 0 होगा। मैंने पार्टीशन हटा दिया, पार्टीशन रिमूव, तो हीलियम और नियॉन गैस आपस में क्या हो जाती है, मिक्स्ड हो जाती है। ये इस टाइप से हीलियम इधर भी है, नियॉन इधर भी है, हीलियम इधर भी है, नियॉन इधर भी है, आपस में इंटरमिक्सिंग हो गई। इंटरमिक्सिंग आपस में हो गई, ये इंटरमिक्सिंग जो है ये भी स्वतः प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? इंटरमिक्सिंग जो हुआ ये कैसा प्रोसेस है? ये भी स्वतः प्रक्रम है। इंटरमिक्सिंग भी कैसा प्रोसेस हुआ है? स्वतः प्रक्रम है। क्यों हुआ वो देखें, ये इंटरमिक्सिंग जो है वो स्वतः प्रक्रम है, स्वतः प्रक्रम है, क्योंकि रैंडमनेस यादृच्छिकता बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है। इसका मतलब ये हो गया रैंडमनेस का बढ़ना किसी स्वतः प्रक्रम का एक प्रेरक बल है, परंतु एकमात्र नहीं, ये भी तो डिसाइड करता है। इसका मतलब दो फैक्टर आ गए। क्या अकेला डेल्टा एच कभी आपको बता पाएगा कि प्रक्रम स्वतः है या नहीं? नहीं बता सकता है। देख लो, क्या अकेला रैंडमनेस कभी बता देगा प्रक्रम स्वतः है या नहीं? नहीं बता पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इन दोनों का मिला जुला, इन दोनों के इफेक्ट रहेंगे, इसका भी इफेक्ट होना चाहिए और इसका भी इफेक्ट होगा। आई बात सुनने? जब रैंडमनेस आई तो अब अपन बात करते हैं रैंडमनेस का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो अब अपन बात करेंगे एंट्रोपी की। अब अपन किसकी बात करेंगे? एंट्रोपी की बात करते हैं। चलो आओ एंट्रोपी की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। चलो एंट्रोपी क्या होती है, कैसे है? एंट्रोपी, एंट्रोपी जो है वो यादृच्छिकता के परिमाण को, यादृच्छिकता के माप को, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज ए मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, यादृच्छिकता के माप को एंट्रोपी कहते हैं। यादृच्छिकता के माप को, परिमाप को, परिमाण को एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी इज ए मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, ऐसा बोलू तो मेजरमेंट ऑफ
रैंडमनेस। रैंडमनेस का जो मेजरमेंट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। चलो, अगर जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, जितनी ज्यादा रैंडमनेस होती है उतनी एंट्रोपी क्या होती है, ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर अपन बोले, नेक्स्ट देखे एंट्रोपी कैसा फंक्शन है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। एंट्रोपी कैसा फंक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंट्रोपी जो है वो कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये लो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है। अगर किसी रिएक्शन के लिए बात करूं, फॉर ए रिएक्शन डेल्टा एस जो होगा R2P रिएक्शन है, तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट होगा। फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा, वैसे भी अपन को ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी। अब अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी। कौन कौन से फैक्टर जो है वो एंट्रोपी को अफेक्ट करते हैं। एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक, पहला फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल स्टेट। देखो अपन को मालूम है कि सॉलिड लिक्विड गैस में रेंडमनेस होती है, फिर सॉलिड में पार्टिकल फिक्स होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी जो आएगी वो ये आनी चाहिए, गैस की सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड, सॉलिड की सबसे कम आएगी, पहली बात। ठीक है, दूसरे नंबर बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करेगी, अमाउंट ज्यादा होगा, मात्रा, अगर अमाउंट बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, अमाउंट बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, क्यों, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। थर्ड नंबर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो भी एंट्रोपी बढ़ती है। उसका रीजन, वॉल्यूम बढ़ता है तो रैंडमनेस ज्यादा होती है, वॉल्यूम बढ़ता है तो रैंडमनेस ज्यादा होती है। अगर एक वॉल्यूम कम रखे तो रैंडमनेस कम होने के चांसेस है। एक छोटे से बॉक्स में अगर आपने कर दिए तो उनकी पोजीशन फिक्स होने लग जाएगी। अगर एक बड़े रूम के अंदर जाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो वॉल्यूम बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ती है। लास्ट फैक्टर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी। गैस वाले केस देख लो, ये जनरल ऑर्डर रहेंगे, ये फैक्टर है अफेक्ट करने वाले। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, मैं एक कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें आपको ये बताना है कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जैसे क्वेश्चन दिया, साइन ऑफ डेल्टा एस इन द फॉलोइंग प्रोसेस, इन द फॉलोइंग प्रोसेस, निम्न प्रक्रम में डेल्टा एस का साइन क्या होगा, आपको ये बताना है। जैसे पहला दिया मैंने आपको, N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट हो गया 2 टाइम्स अमोनिया गैस। सेकंड दिया, H2O लिक्विड कन्वर्ट हुआ H2O गैस में, ये लो। थर्ड नंबर बात है, I2 सॉलिड कन्वर्ट हुआ I2 गैस में। फोर्थ नंबर, H2 गैस कन्वर्ट हुआ 2H गैस में, ये लो। पांचवा नंबर, शक्कर का क्रिस्टलीकरण, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट, N2 गैस है, इसको N2 गैस में ही कन्वर्ट किया, इधर प्रेशर 8 atm था, इधर प्रेशर 1 atm है, ये लो। रबड़ को खींचना, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। अंडे को उबालना, बॉइलिंग ऑफ एग, ठीक है। ये मैंने कुछ आपको साइन दिए है डेल्टा एस के, आपको डेल्टा एस के कुछ साइन बताना है इन कन्वर्जन्स में, ठीक है।
N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है टू अमोनिया में, सब साइड में गैस है, इधर गैस के 4 मोल है, इधर गैस के 2 मोल है, मोल कम हुआ, अमाउंट कम हुआ, एंट्रोपी कम, तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा पहले वाला। H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस बन रही है, एंट्रोपी बढ़ेगी, पॉजिटिव। सॉलिड से गैस, गैस बन रही है, पॉजिटिव। H2 गैस से 2H गैस, दोनों साइड गैस है, लेकिन उधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है, एंट्रोपी बढ़ेगी। ये शक्कर का क्रिस्टलीकरण, शक्कर का जब क्रिस्टलीकरण करूंगा तो लिक्विड से सॉलिड में आएगा, तो एंट्रोपी नेगेटिव। N2 से N2 है, दोनों साइड गैस है, मोल भी बराबर है, लेकिन देखो इधर प्रेशर 8 atm है, इधर प्रेशर 1 atm है, इसका मतलब इधर वॉल्यूम ज्यादा है, इधर वॉल्यूम ज्यादा है, तो एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी। स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़, जब रबड़ को मैं स्ट्रेच करता हूं, खींचता हूं, तो मॉलिक्यूल जो होते हैं रबड़ के, वो एक लाइन में आ जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और जब अरेंजमेंट होता है तब तो एंट्रोपी कम होती, इसका मतलब नेगेटिव आएगी। एग को बॉईल करते हैं तो किसी को लगता है कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। एग को जब बॉईल करते हैं तो उस समय जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड और ये वॉन्डरवॉल बॉन्ड होते हैं एग के अंदर, प्रोटीन के अंदर, वो सारे ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होता है तो नए एटम बनते हैं, तो एटम तो हमेशा नंबर में ज्यादा होगा। ये देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होता तो एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, ये लो पॉजिटिव। रख लोगे ध्यान इस टाइप से एंट्रोपी वाले केस का। तो एंट्रोपी का साइन अगर आपको डिसाइड करने का बोले, डेल्टा एस का साइन कैसा होगा, तो हो जाएगा डेल्टा एस का साइन। चले आगे, ये डेल्टा एस के साइन की बात हो गई, ठीक है, ये डेल्टा एस के साइन की बात हो गई। चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, सिंपल सा तरीका, मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा वो बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की गणना, तो एंट्रोपी की गणना जब की जाएगी तो डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल, या ऐसा लिख दो ds चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल ऑफ द क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो यहां से डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी आ जाएगा। इसका मतलब आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट कितनी आई है वो बताना है, रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट कितनी चेंज हुई है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो मेरा अल्टीमेटली जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो मैं क्यू कैलकुलेट कर लूंगा, क्यू बाई टी करते डेल्टा एस आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल, ये लो, या कभी कभार जूल पर केल्विन भी लिखा हुआ आ सकता है, जूल पर केल्विन पर मोल, या कभी कभार जूल पर केल्विन भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है बात। चले आगे, चलो अब अपन बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, स्लॉट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है इसका, ओनली फॉर ये वाला ही मैथमेटिकल फॉर्म में मानते हैं इसको। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, किसी स्वतः प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, किसी स्वतः प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो है वो लगातार बढ़ रही है, यही है, ठीक है। लिखो, किसी स्वतः प्रक्रम में किसी स्वतः प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है तथा साम्य पर नियत हो जाती है,
ब्रह्मांड का मतलब हो गया टोटल, तो ऐसा मैं बोल दूं कि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 हुआ तो स्पॉन्टेनियस है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी अगर आपने घटा दी, लेस देन 0 कर दिया, तो इसका मतलब प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अपन ने बोला इक्विलिब्रियम पर एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, तो डेल्टा एस क्या होगा, 0। कहां पे, इक्विलिब्रियम पे। लेकिन एक्चुअल में दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूं, दिक्कत क्या है अपने लिए। अपने लिए दिक्कत ये है कि टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करना कोई आसान काम भी नहीं है भैया। टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करना आसान काम भी नहीं है। सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल कहां से करेंगे। तो अपन को ये तो मालूम चल गया, अपन कह रहे थे ना स्वतः प्रक्रम एक ही चीज में बताओ, एंट्रोपी बता तो देगी स्वतः प्रक्रम है या नहीं है, लेकिन कौन सी एंट्रोपी, टोटल। टोटल मतलब ब्रह्मांड की एंट्रोपी। अब ब्रह्मांड की एंट्रोपी कैलकुलेट करना कोई आसान काम भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन जो है वो अभी तक एंट्रोपी से आगे बढ़ना पड़ेगा अपन को। तो किसी स्वतः प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है तथा साम्य पर क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। ठीक है बात, चलो आगे बोलो। चलो अब अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। एक जनरलाइज फॉर्मूला लेके आता हूं पहले, फिर अपन सिस्टम सराउंडिंग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी बात करेंगे। दो इतना आता नहीं, मैं एक बात बता देता हूं आपको, तो ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, सबसे पहले मैं बात करता हूं ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन, फेज कन्वर्जन की। ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन, अवस्था परिवर्तन की। ये लो, अवस्था परिवर्तन हुआ। जितने भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना वो एक मोल के लिए डिफाइन है। तो जैसे अगर मेरे से ऐसा पूछा जाए कि एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब ये वाष्पन की एंट्रोपी। दो एक डेफिनेशन लिखूंगा, फिर सारी डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे अपन, मतलब मैं बोल दूंगा। वाष्पन की एंट्रोपी का मतलब क्या है, एक मोल द्रव को उसके क्वथनांक ताप पर, उसके क्वथन ताप पर वाष्प में परिवर्तित करने पर, वाष्प में परिवर्तित करने पर हुआ एंट्रोपी परिवर्तन, हुआ एंट्रोपी परिवर्तन वाष्पन की एंट्रोपी कहलाता है। एक मोल द्रव को उसके क्वथन ताप पर वाष्प में परिवर्तित करने पर हुआ एंट्रोपी परिवर्तन वाष्पन की एंट्रोपी कहलाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब एक मोल है तो एक मोल लिक्विड को जब वेपर में कन्वर्ट करोगे तो हीट जो आएगी कांस्टेंट प्रेशर पे है। क्यों, जितने भी अवस्था परिवर्तन होते हैं नियत ताप और नियत दाब पर होते हैं, तो हीट जो होगी वो डेल्टा एच के बराबर आएगी वेपोराइजेशन के। तो क्यों रिवर्सिबल आ गया डेल्टा एच वेपोराइजेशन, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा वेपोराइजेशन की, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट। ये लो, ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपने। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन का। अगला देखो, एंट्रोपी ऑफ, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, गलन की एंट्रोपी। तो गलन की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करना, कहां पे होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पर। तो इसका मतलब डेल्टा एस फ्यूजन जो आएगा वो डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट। ये लो,
ठीक है। थर्ड जो आएगी अपने लिए एंट्रोपी चेंज, वो है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी, ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 1 मोल सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, गैस में। ये लो, तो डेल्टा एस सब्लिमेशन वो आएगा डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर जहां पे सब्लिमेशन हुआ है। अब अपन को मालूम है कि एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है, तो सब्लिमेशन ऐसे होता है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। आप डायरेक्ट जाओ ऐसे, तो ये डेल्टा एस सब्लिमेशन हो जाएगा, ये डेल्टा एस क्या हो जाएगा, फ्यूजन, और ये डेल्टा एस क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन। तो ऐसा बोल दूं क्या, डेल्टा एस सब्लिमेशन जो होगा वो डेल्टा एस फ्यूजन प्लस डेल्टा एस वेपोराइजेशन के बराबर होगा। बोलो, ये भी हो सकता है, सही बात। डेल्टा एस सब्लिमेशन जो होगा वो डेल्टा एस फ्यूजन प्लस डेल्टा एस वेपोराइजेशन के भी बराबर हो सकता है। बोलो, कोई डाउट नहीं? चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। चलो, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी कैलकुलेशन करना, जो सराउंडिंग के लिए कैलकुलेट करना थोड़ा आसान काम भी नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, सराउंडिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है, कैलकुलेट करना आसान काम नहीं रहेगा, तो भी अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, निकाय एवं परिवेश के लिए, निकाय एवं परिवेश के लिए, परिवेश के लिए एंट्रोपी की गणना करना। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला लिखा रखा है एंट्रोपी कैलकुलेशन का। क्या फॉर्मूला लिखा रखा है, डीएस जो होता है चेंज इन एंट्रोपी, डीएस वो डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर टी होगा। बोलो, यही होता है, डीएस इज इक्वल टू डेल क्यू ऑफ द रिवर्सिबल डिवाइड बाई टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अपन लगाते हैं तो अपन को ये मालूम होता है, डीई जो होता है वो डेल ऑफ द डब्ल्यू प्लस डेल ऑफ द क्यू होता है। तो डेल ऑफ द क्यू जो होगा वो डीई माइनस डेल ऑफ द डब्ल्यू हो जाना चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा एनसीवी डीटी, ये हो जाएगा माइनस का पी गैस डीवी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के बराबर होता है, तो पी डीवी। ये वाली वैल्यू यहां पे ले जाके पुट कर दो आप डेल क्यू को, ये वाली वैल्यू यहां पे ले जाके अपन पुट कर देते हैं, कर दिया जाए पुट। अगर इस वैल्यू को यहां पे अगर अपन पुट करेंगे तो देखो क्या बनने वाला है, ds इज इक्वल टू एनसीवी dt प्लस पी डीवी डिवाइड बाई टी। तो ds इज इक्वल टू बन जाएगा एनसीवी dt बाई टी प्लस p को मैंने लिख दिया nRT बाई v, ये dv और t पढ़ा ही था, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ds बराबर एनसीवी dt बाई टी प्लस nr बाई v dv, ये बन जाएगा। इसका कर दीजिएगा आप इंटीग्रेशन, इसका क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे। ये लो, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया, इस पूरे का इंटीग्रेशन किया तो ये बन जाएगा डेल्टा एस
डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी 1/t dt का क्या हो जाएगा एल एन टी अपर लिमिट t1 टू t2 प्लस एन आर एल एन वी v1 से लेके v2 तक। ठीक है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये आ जाएगा। अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में चाहिए, ये एंट्रोपी का जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी। अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में बात करनी है, एल एन हटाओगे तो 2.303 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में चाहिए तो V2 और V1 को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। V2 बाई V1 जो होगा वो होगा T2 बाई T1 इंटू P1 बाई P2, ये होता है। ये वहां ले जाके पुट कर दो तो डेल्टा S बराबर हो जाएगा NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln T2 बाई T1 मल्टीप्लाई P1 बाई P2, ये ऐसा रखो। अगर ऐसा रखा तो डेल्टा S बराबर NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2 हो जाएगा। बोलिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो देखो डेल्टा S बराबर, ये देखो ln T2 बाई T1 कॉमन आ गया, N कॉमन आ गया, CV प्लस R क्या हो जाएगा CP, ये लो CP हो जाएगा, प्लस NR ln P1 बाई P2। ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। चाहे ये फॉर्मूला बोलो जनरल फॉर्मूला, चाहे ये वाला फॉर्मूला बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मूले सेम है, एक दूसरे से डिराइव ही हुए। सर जनरल फॉर्मूला याद रखना है क्या, तो डिराइव कर सकते हो आप, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, ये तो मैंने आपको समझा के कर रहा हूँ इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज 1 मिनट में आप डिराइव कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जब मेरे पास कोई प्रोसेस का नाम लिखा हुआ आएगा ना तो उस समय मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन फॉर्मूले की, मेरे दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए कि मैं कैसे भी करके हीट कैलकुलेट कर लूं रिवर्सिबल प्रोसेस का, डिवाइड बाय टाइम करूंगा तो आंसर आ जाएगा। मेरे दिमाग में तो ये चीज रहेगी कि क्यों रिवर्सिबल कैलकुलेट कर लो, डिवाइड बाय टाइम करते क्या हो जाएगा अपना डीएस आ जाएगा, एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। अच्छा, एक ये बार बार ऐसा पूछेगा कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो सुने बात को, एंट्रोपी जो है ना वो कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है। कैसा फलन है, अवस्था फलन है। एंट्रोपी जो है वो अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है। तो चाहे मैं यहां से यहां जा रहा हूं, इनिशियल और फाइनल स्टेट, ये इनिशियल है ये फाइनल स्टेट है, चाहे इस पाथ से गया मैं यहां पे पहुंचा रिवर्सिबल पाथ से, और ऐसे गया यहां पे इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू, तो चेंज इन एंट्रोपी जो आएगी वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में सेम आनी चाहिए। फॉर सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं तो सिस्टम के लिए तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में सेम आएगी। क्यों सेम आएगी, उसका सिंपल सा रीजन, एंट्रोपी जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, चाहे आप रिवर्सिबल पाथ से होके जाओ चाहे इरिवर्सिबल पाथ से होके जाओ, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो रहेगी वो दोनों केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। हाँ, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज होगी, अपन को उसके बारे में ध्यान रखना है। यहां तक बात सारी क्लियर, ठीक है। नीट के एग्जाम में आज तक जब भी क्वेश्चन आया ना तो वो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आया है, सराउंडिंग के बारे में तो पूछता ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलो, चलो हटा दिया जाए इसको। 2 फॉर्मूले में ये वाले जो है वो वापस यहां पे लिखने वाला हूं, 2 फॉर्मूले में वापस लिखने वाला हूं यहां पे, तो उनको मैं पहले लिख देता हूं कि ये जनरल फॉर्मूले इससे भी आ जाएगा और विदाउट इनके भी लाया जा सकता है ना। ये डेल्टा एस बराबर क्या बन रहा है, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, एक तो ये बनेगा, एक डेल्टा एस एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू, ये जनरल फॉर्मूला है ना। इनको मैंने वापस लिख दिए कि अगर मैं प्रोसेस का नाम लिख के अगर करूंगा तो उस समय कैसे टैकल करूंगा। मैं 2 ही प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सारे आपको करने, ठीक है। आपको मालूम चल जाएगा करना कुछ नहीं होता है, हीट कैलकुलेट कर ली अगर आपने तो अपना आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है, चलो
चलिए अपन बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। किसके लिए बात करते हैं सबसे पहले? आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस। और उसमें भी पहला केस बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो मींस उत्क्रमणीय प्रक्रम। सुनना बात को, यहां पे जब इतनी बात हुई है तो मैं आइसोथर्मल के बारे में एक बार पूरा डिटेल में बता देता हूं, जो पूरी अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में जहां जहां बात चली है। मैं आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करके बता दूंगा वैसे तो सिस्टम की, लेकिन जहां जहां पे आइसोथर्मल की बात हुई है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग ये होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, पहला पॉइंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सेकंड नंबर पॉइंट, dt भी जीरो हो एंड डेल्टा टी भी जीरो, ये लो। थर्ड नंबर पॉइंट, डेल्टा ई जीरो होगा, डेल्टा एच जीरो होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट, Q जो होगा वो माइनस के W के बराबर होगा, सही बात। पांचवा नंबर पॉइंट, अपन ने W रिवर्सिबल कैलकुलेट किया था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, माइनस का 2.303 रहने दो, nRT ln V2 by V1, तो Q रिवर्सिबल जो होगा वो माइनस का W होगा, तो nRT ln V2 by V1। मैंने तो डायरेक्टली ये बोल दिया Q ये आएगा। अगर Q ये आएगा भैया, अगर Q ये आने वाला है तो उस कंडीशन में डेल्टा एस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो Q रिवर्सिबल nRT ln V2 by V1 डिवाइड बाई टेम्परेचर T, T से T कैंसिल हो गया, डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो आ जाएगा nR ln V2 by V1। ये डेल्टा एस सिस्टम आ गया। ये तो मैंने देखो यहीं से कैलकुलेट किया, मैंने कहा ना Q रिवर्सिबल कैलकुलेट कर लो तो यहीं से आएगा। अब कोई कह रहा है कि नहीं इस फॉर्मूले से ही करेंगे, तो मैंने कहा आइसोथर्मल है तो T1 T2 बराबर होगा, तो ln1 0 या तो nR ln V2 by V1 आएगा या फिर nR ln P1 by P2 आएगा। सिंपल सी बात ये हो जाएगी, समझ में आ रही है बात। अब अपन बात करते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग की। किसकी बात करते हैं? डेल्टा एस सराउंडिंग की। तो मैंने कहा डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो Q सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर T होना चाहिए। अच्छा, Q सराउंडिंग माइनस Q सिस्टम के बराबर होगा। अगर जैसे सपोज करो मैं ये बोल रहा हूं कि एक सिस्टम ने 50 जूल हीट एब्जॉर्ब की है, तो सिस्टम जब 50 जूल हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसको प्लस आता है, तो सराउंडिंग को 50 जूल हीट का लॉस हुआ होगा ना, तो उसके लिए तो माइनस आएगा ना। तो Q सराउंडिंग जो होगा वो Q सिस्टम के बराबर होगा, लेकिन साइन में कैसा होगा? अपोजिट होगा बस। तो ठीक है, डेल्टा एस सराउंडिंग जो आना चाहिए वो क्या आएगा? माइनस का Q सिस्टम, ये रहा Q सिस्टम, तो माइनस का nRT ln V2 by V1 अपॉन टेम्परेचर T, T से T कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा एस सराउंडिंग की अगर बात करोगे तो माइनस का nR ln V2 by V1 आ जाएगा। ये डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया। मैं बात करूं डेल्टा एस टोटल की, तो डेल्टा एस टोटल जो होगा वो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होना चाहिए, ये जीरो आ जाएगा, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा। डेल्टा एस टोटल क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, डेल्टा एस टोटल जीरो आएगा। अब अपन बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस में। किस में बात करेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। सेकंड पार्ट बी, इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझना आराम से। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस सिस्टम तो वो की वो रहेगी, कोई चेंज होगी नहीं। क्या रहेगी डेल्टा एस सिस्टम? डेल्टा एस सिस्टम जो रहेगा वो या तो रहेगा nR ln V2 by V1, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं डेल्टा एस सिस्टम जो रहेगा
वो रहेगा मेरे लिए Q रिवर्सिबल की जगह मैं लिख दूं माइनस का W रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर T, माइनस का W रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर T, सही बात है, ये लिख सकता हूं ना, Q रिवर्सिबल की जगह माइनस का W रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर T। अच्छा, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग जो आएगा वो माइनस का W इरिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर T होगा, बोलो W इरिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर T हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए। अब अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को डेल्टा एस टोटल चाहिए मेरे को, ये कैलकुलेट कर लेना, इरिवर्सिबल में वर्क डन तो कैलकुलेट करना सिखाया तुम लोगों को। डेल्टा एस टोटल चाहिए तो मैं ऐसा बोल दूं कि माइनस का W रिवर्सिबल अपॉन T माइनस का W इरिवर्सिबल अपॉन T, सही बात, बोलो यही तो होगा, W इरिवर्सिबल, क्या नहीं, बोलो भैया यही तो आएगा। बोलो अगर ये आता है, एक बार आराम से देख लेना कि कोई गलती नहीं हुई हो। डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है वो होता है Q सराउंडिंग अपॉन T, Q सराउंडिंग, अच्छा एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई है, माइनस की Q सिस्टम अपॉन T, Q सिस्टम जो होगा वो माइनस का W इरिवर्सिबल अपॉन T हो जाएगा, ठीक है, अब सही है। डेल्टा एस टोटल जो होगा वो क्या होना चाहिए, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सिस्टम कितना है, माइनस का W रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर T प्लस W इरिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर T, 1 अपॉन टेम्परेचर T ले लो कॉमन, W इरिवर्सिबल माइनस W रिवर्सिबल। अब देखो आपको एक वर्क डन करवाया था, उस समय लिखाया था कि W रिवर्सिबल जो होता है वो माइनस का 50 होता है, तो W इरिवर्सिबल माइनस का 20 होता है। एक्सपांशन के अंदर अगर अपन बात करें तो W रिवर्सिबल जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, W रिवर्सिबल हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ये आपको लिखवा रखा है। W रिवर्सिबल अगर माइनस का 50 होता है तो W इरिवर्सिबल, एक्सपांशन की बात कर रहा हूं, माइनस का 20 होगा। तो ये वाला जो आएगा डेल्टा एस टोटल, ये वाला टर्म्स जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ, ये वाली टर्म्स पॉजिटिव बनेगी या नहीं बनेगी, ये बताओ। उसका रीजन ये है कि W रिवर्सिबल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो W इरिवर्सिबल से ज्यादा होता है फॉर एक्सपांशन के लिए, अगर अपन बात करें तो यही तो बात है। तो ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एस टोटल जो आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी या नहीं आएगी, बोलो। अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ या नहीं हुआ, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना, बस यही तो बात है। ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बात आ गई समझ में, बोलो। अब अपन बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की, अब अपन बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक को बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, है ना। लो आओ करते हैं बात। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो है वो अपन एक साथ देखेंगे, प्रीवियस ईयर के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, फॉर्मूले वैल्यू पुट करते जाओ, अपने आंसर आते जाएंगे। चलो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बात करते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वैसे डिटेल में बात कर चुके हैं। हीट एक्सचेंज जो होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग
वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हीट एक्सचेंज जो होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो क्या होगा, 0 होगा। सही बात बोलो, ये आएगा। अगर Q 0 है तो एक बात बताओ, डेल्टा एस सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा तो वो होगा Q रिवर्सिबल अपॉन T। तो Q रिवर्सिबल खुद ही 0 है ना, तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। डेल्टा एस सिस्टम क्या आएगा, 0। बारी आई डेल्टा एस सराउंडिंग की, डेल्टा एस सराउंडिंग की, तो माइनस Q सिस्टम, अब Q सिस्टम माइनस का 0 है तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो डेल्टा एस टोटल कितना होगा बोलो, 0 होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी होता है। क्या होता है, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी होता है। समझ में आ रही है बात बोलो। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस जो होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होगा वो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होगा क्योंकि इसका डेल्टा एस टोटल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अपन बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाए तो क्या होगा। तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि डेल्टा एस सिस्टम जो है वो इस बार देखो क्या आने वाली है, वो इस बार ग्रेटर देन 0 आएगी। अब आप सोच रहे हो कि सर आना तो सेम चाहिए था, सेम नहीं आएगा। डेल्टा एस सिस्टम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें एक लोचा है, डेल्टा एस सिस्टम जब आप कैलकुलेट करोगे एनसीवी ln t2 बाई t1 प्लस nr ln v2 बाई v1, ये है। ये जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। उसका रीजन जो है, इसका जो रीजन है वो इरिवर्सिबल में जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर, इरिवर्सिबल में जो फाइनल टेम्परेचर जो आता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस से जो है वो क्या आता है, ज्यादा आता है, इसलिए ऐसा हुआ है। इरिवर्सिबल में फाइनल टेम्परेचर जो है वो रिवर्सिबल से ज्यादा आता है, इसलिए ऐसा हुआ है। डेल्टा एस सराउंडिंग 0 आएगा तो ओवरऑल डेल्टा एस टोटल जो आएगा वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होगा। डेल्टा एस टोटल जो आएगा ओवरऑल वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होगा। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब अगर आपसे कभी ऐसा पूछ ले कि आइसोबारिक प्रोसेस है, समदाबीय प्रक्रम है, मैं बस सिस्टम के लिए कैलकुलेट करके बता रहा हूं इस बार, तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है समदाबीय प्रक्रम में आपको। कैसे, समदाबीय प्रोसेस है तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहेगा। अगर P कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो डेल्टा H के बराबर होता है, और डेल्टा H होता है NCP dt के बराबर होता है DH। तो DS बराबर हो जाएगा NCP dt बाई T। इंटीग्रेशन कर दे आप, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डेल्टा S जो आएगा वो आएगा NCP ln T2 बाई T1। ये देख लो, ये सिस्टम आएगा। मैं सिस्टम की कैलकुलेट कर रहा हूं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। डेल्टा एस सिस्टम ये आएगा। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 बाई P2 1 हो जाएगा, तो ये वाला ln1 कितना हो गया, 0। तो क्या बच गया, NCP ln T2 बाई T1। ये आ गया, देखो आ गया। मैंने कहा ना इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चले आगे, ये एंट्रोपी कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ अपना। अब अपन बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। किसकी बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी की। बात करें गिब्स फ्री एनर्जी की, चलो। हेडिंग लगाओ गिब्स फ्री एनर्जी।
गिब्स मुक्त ऊर्जा जी से रिप्रेजेंट करते, कैपिटल जी से। आपको मालूम है बेसिकली अपन ने कहा था कि कोई भी अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो उसके ड्राइविंग फोर्स जो होते हैं ना वो दो होते हैं। या तो सिस्टम जो है वो अपनी एनर्जी कम कर दे टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, अगर एनर्जी मिनिमम होगी उस कंडीशन में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। या फिर सेकेंड कंडीशन ये है टू एक्वायर मैक्सिमम रेंडमनेस, अधिकतम यादृच्छिकता को प्राप्त कर ले, मतलब एंट्रोपी बढ़ा ले। ये दो ही तरीके हैं। तो मैंने वहां पे ये बोला था कि कोई भी अकेला फंक्शन जो होता है ना, जैसे डेल्टा एच का नेगेटिव साइन जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का ड्राइविंग फोर्स है, बट नॉट ओनली वन, केवल एक मात्रा नहीं है। इसी टाइप से डेल्टा एस का पॉजिटिव साइन जो होता है वो ड्राइविंग फोर्स का एक फैक्टर होता है, बट अकेला नहीं। इसका मतलब वो दोनों अकेले जो है वो कभी ये बता ही नहीं पाते। डेल्टा एच नेगेटिव है तो कोई गारंटी नहीं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो कोई गारंटी नहीं है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो फिर अपन ने किसको डिफाइन किया? गिब्स फ्री एनर्जी जी को। किसको डिफाइन किया? गिब्स फ्री एनर्जी जी को। क्या होती गिब्स मुक्त ऊर्जा? गिब्स मुक्त ऊर्जा एक उष्मागतिक अवस्था फलन है। गिब्स मुक्त ऊर्जा एक उष्मागतिक अवस्था फलन है, एक उष्मागतिक अवस्था फलन है जो किसी प्रक्रम के स्वतंत्रता की जानकारी देता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा एक उष्मागतिक अवस्था फलन है, एक थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है जो किसी प्रक्रम के स्वतंत्रता की जानकारी देता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, स्पॉन्टेनिटी की इंफॉर्मेशन देगा। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड नंबर पॉइंट, कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। कैसी प्रॉपर्टी है? कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रात्मक गुणधर्म है। ये लो साहब, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट देखना, जी जो होता है वो ये होता है एच माइनस टी एस। तो डी जी जो बात करोगे वो होगा डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ये होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर बात करते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बात करते हो तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब डी टी जीरो हो गया तो डेल्टा जी बराबर किसके हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसे अपन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये एक रिलेशन आ गया, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अपन बात करते हैं कोई भी अगर स्वतः प्रक्रम हो, ठीक है, वो गिब्स मुक्त ऊर्जा के पदों में कैसे आएगी? गिब्स मुक्त ऊर्जा के पदों में कैसे आएगी? स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ spontaneity in terms of gives free energy। गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा स्वतंत्रता के पदों में, या ऐसा बोलो स्वतंत्रता गिब्स मुक्त ऊर्जा के पद में। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब स्पॉन्टेनिटी, गिब्स मुक्त ऊर्जा के पदों में। स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। देखो अपन को मालूम है कि डेल्टा एस टोटल जो होती है वो होती है डेल्टा एस सिस्टम। अपन सिस्टम के लिए बात करना चाहते हैं, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस टोटल
जो होता है वो होता है डेल्टा एस सिस्टम माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर टी। क्यू सिस्टम अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मेजरमेंट कर रहा हूं तो ये डेल्टा एच हो जाएगा सिस्टम का, कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहा हूं तो, है ना। तो ये डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टेम्परेचर टी। टी का मल्टीप्लाई कर दो, टी डेल्टा एस टोटल हो जाएगा इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये डेल्टा जी सिस्टम बन जाएगा। तो डेल्टा जी सिस्टम जो होगा वो बन जाएगा माइनस का टी डेल्टा एस टोटल। ये रिलेशन ध्यान रखें। हुआ क्या, अब सिस्टम की डेल्टा जी आ गई। अपन ये चाहते हैं सिस्टम के टर्म्स में अपन को मालूम चले कि स्वतंत्रता कब आएगी। अपन ने सेकंड लॉ में बोला था कि स्वतः प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी कंटिन्यू बढ़ रही है, इसका मतलब डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो आता है, तो उस कंडीशन में जो है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन वो ब्रह्मांड की कैलकुलेट कौन करेगा, तो मैंने कहा केस फर्स्ट फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये पॉजिटिव है, टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा जी सिस्टम क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना आसान काम है, ये लो। केस सेकंड, मैंने कहा अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अस्वतः प्रक्रम, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो डेल्टा एस टोटल जो होता है वो लेस देन जीरो आता है, तो डेल्टा जी सिस्टम जो आएगा वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम के लिए बात करें, साम्य पर बात करें, केस थर्ड एट इक्विलिब्रियम साम्य के लिए, तो साम्य के लिए अपन को मालूम है कि डेल्टा एस टोटल जो होता है वो अगर जीरो होता है तो डेल्टा जी सिस्टम भी क्या होगा, जीरो ही होगा। बोलो सही बात, डेल्टा एस टोटल जीरो होता है तो डेल्टा जी भी क्या होगा, जीरो ही होना चाहिए। चले आगे बात करें, बोलो, चलो आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। दो अपने पास रिलेशन ये है कि डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम के लिए है तीनों, है ना। तो मैंने कहा देखो मेरे पास चार केस बन सकते हैं, मेरे को ये पता करना है कब अभिक्रिया स्वतः होगी या नहीं होगी। तो मैंने कहा केस फर्स्ट, डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तब अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी, ये तो बात मालूम चल गई। डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, ये कंडीशन है। तो मैंने कहा सुनना बात को, दोनों फैक्टर ड्राइविंग फोर्स अपने फेवर के, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों फैक्टर अपने फेवर के। इसका मतलब अभिक्रिया स्वतः होगी 100%। अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः होगी 100%। चाहो तो चेक कर लो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, तो डेल्टा जी क्या बनेगा, ऑलवेज नेगेटिव। टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं। इसका मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, रिएक्शन सभी तापमान पर स्वतः है। ठीक है, केस सेकंड की बात करते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव बना दो और डेल्टा एस नेगेटिव बना दो, दोनों अपोजिट फैक्टर आ गए, दोनों अपोजिट फैक्टर आ गए, दोनों अपोजिट फैक्टर आया तो दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट है, तो ये रिएक्शन कभी भी स्वतः नहीं होगी। चाहो तो चेक कर लो, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा ऑलवेज। तो इसका मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, रिएक्शन जो है वो सभी तापमान पर क्या है, अस्वतः है। केस थर्ड, डेल्टा एच नेगेटिव रखा बट डेल्टा एस भी नेगेटिव रखा, तो एक फेवर का है दूसरा फेवर का नहीं है।
जो फेवर का नहीं है उसका इफेक्ट कम हो, उसका मैग्नीट्यूड कम हो। इसका मैग्नीट्यूड कम करने का तरीका है टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, कम, तभी तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। आप चाहो तो चेक कर लो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच नेगेटिव माइनस टी, ये नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, टेम्परेचर ज्यादा रखा तो पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा बन जाएगा, है ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव तभी होगा व्हेन टेम्परेचर इज लो। अगर टेम्परेचर लो है तो डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो बोलू रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। सही। केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 है कि डेल्टा एच पॉजिटिव रख दो आप और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव रख दो, सॉरी डेल्टा एस भी पॉजिटिव रख दो, दोनों पॉजिटिव ले लो। अब अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो एंट्रोपी वाला फैक्टर अपने फेवर का है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, तो टेम्परेचर ज्यादा रखो, ठीक है। तो आप देखो डेल्टा जी बराबर ये पॉजिटिव है माइनस टी, ये भी पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, और ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव व्हेन टेम्परेचर इज हाई। तो सिंपल सी बात ये हो जाएगी कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। चले आगे, चले आगे, चलो आपको रिएक्शन का प्रिडिक्शन हुआ है, इसके ऊपर खूब क्वेश्चन करेंगे आगे अपन। चले नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखिए स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, मानक गिव्स मुक्त ऊर्जा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, मानक गिव्स मुक्त ऊर्जा। मानक गिव्स मुक्त ऊर्जा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, स्टैंडर्ड वर्ड के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM दाब पर गिब्स ऊर्जा को, गिब्स मुक्त ऊर्जा को मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात तो ये है कि व्हेन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, प्रेशर 1 ATM हो, देन डेल्टा जी जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट। ठीक है, पहला पॉइंट। डेल्टा जी जो होता है वो होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln/Q, ये होता है एक रिलेशन, ध्यान रखें, है ना। गिब्स मुक्त ऊर्जा और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में ये रिलेशन होता है। एट इक्विलिब्रियम, साम्य पर डेल्टा जी 0 होता है, उस समय Q किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K में। तो डेल्टा जी कितना आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का RT/ln/K इक्विलिब्रियम, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का RT/ln/K इक्विलिब्रियम। ठीक है बात। एक पॉइंट ध्यान रखिए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है,
गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो कमी होती है डेल्टा जी, कमी है इसलिए माइनस, वो यूजफुल वर्क डन के बराबर होती है, इस बात का ध्यान रखें। गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो कमी होती है तो माइनस, वो किसके बराबर होती है, यूजफुल वर्क डन के बराबर होती है, जिसको अपन कहीं पे यूटिलाइज कर सके। जैसे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि वोल्टेज जो होता है वो यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से कहां पे लाने में किया गया, वर्क डन है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो W इज इक्वल टू था V इंटू क्यू, वहां पे अपन क्या क्या बोलते हैं, V को E, और 1 मोल का 1 फेराडे चार्ज होता तो N मोल का N फेराडे, तो W इज इक्वल टू अपन क्या लिखते थे, NFE लिखते थे। तो मालूम है ना डेल्टा जी वहां पे क्या लिखा जाता था, माइनस का NFE लिखा जाता था। आई बात समझ में? ये बेसिकली अपन को करना था, ठीक है, यहां तक करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपका कंटिन्यू एट इट इज है ही थर्मोकेमिस्ट्री का, चलो यहां तक कर लेना।